Hello friend, in this video we will discuss about JPSC previous year question। ये JPSC का 7th to 10 JPSC का क्वेश्चन है, वो जनरल स्टडी का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकें और अपना नेक्स्ट जो JPSC है या फिर किसी भी PCS है तो उसमें अपना क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ वो आंसर आयोग के द्वारा जो दिया गया था वो आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। यानी लेटराइट मृदा के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लेटराइट मृदा जो है उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। दूसरा ऑप्शन है, लेटराइट मृदा जैविक यानी कि ह्यूमस उसमें ज़्यादा होती है, समृद्ध होती है और वो पाया जाता है पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में। इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सत्य है। तो इसमें आप आंसर देख सकते हैं कि इसमें आंसर जो हो जाएगा, आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया था तो वो आंसर था ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। मतलब किस क्षेत्र में जल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। मतलब कि जहाँ पे नेगेटिव गया था 2011 के जनसंख्या जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा नगर है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको मैं स्क्रॉल कर दूंगा तो आप लोग देख लेंगे। तो इसका जो है इसको आपको मैच करके बताना था। ठीक है, मतलब सही सुमेलित इसमें नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो आंसर हो जाएगा डी जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सब सुमेलित है। यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल जो है 22 का ए जो है वो क्या बताता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव चित्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। ये सही है। ठीक है, ये जो है सही है। उसके बाद ये भी सही है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। और फिर ये भी सही है कि आर्टिकल 22 का 4 जो है वो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक अनिरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। यानी ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडिया यानी कि आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 333 इसका आंसर हो जाएगा, जबकि ये अब समाप्त कर दिया गया है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। यानी न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, ये किसी का कथन है। तो ये किसका कथन है। तो ये कथन है न्यायमूर्ति A.S. आनंद। न्यायमूर्ति A.S. आनंद के द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाद जो है जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो ये जो बनाम मतलब ये जो व्यवस्था है ये कौन सा वाद है, ये सारा वाद इसमें आंसर आपका हो जाएगा। यानी चारों जो है इसमें सम्मिलित था। नेक्स्ट देखते हैं, संग लोग आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है। मतलब कि
ये क्वेश्चन को का लेवल जो है आपके हिसाब से कैसा है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो है राज्य में भी अपना राज्य का जो पीसीएस होता है उसको भी अपना करवा सकता है। तो ये किसकी सहमति हो सकता है इसमें? तो आंसर होगा आपका राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। यानी अगर राज्यपाल मांग करे राष्ट्रपति और उसको अपना संस्तुति दे दे तो यूपीएससी जो है किसी भी पीसीएस को कंडक्ट करवा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? यानी भारत में जो नियोजन के बारे में जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा सत्य है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर में देखिए इसका, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आंसर जो है वो सभी सत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सारा आंसर जो है, ये सारा स्टेटमेंट जो है वो सभी इसमें सत्य है। यानी ये भी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा कि हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करने की घोषणा की थी, ठीक है। और ये भी है कि मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल कर, यानी सारा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। ये जो बुक है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके अतुल कोहली। कौन है? अतुल कोहली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी सुशासन, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पता होगा कि जेपीएससी में जो है कुछ क्वेश्चन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहता है, तो ये क्वेश्चन उसी का है, ठीक है। तो ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो सहभागिता एवं विधि का शासन, ठीक है। सहभागिता और विधि का शासन ये हो सकता है, ये आंसर हो जाएगा। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व भी होगा, क्योंकि अगर सुशासन है तो आपको ट्रांसपेरेंसी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये सही है। समता एवं समावेशन यानी इक्वालिटी भी तो जरूरी है। धार्मिक एवं भावुकता, ये आंसर नहीं होगा। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा धार्मिकता और भावुकता, यानी इसके बल पर आप सुशासन नहीं लागू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निराहरित होगा, यानी उसका आयु कम से कम कितना होना चाहिए? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? यानी जो राज्य में वित्त आयोग का गठन होता है, पंचायतों का वित्तीय जो प्रबंधन होता है मैनेज करने के लिए, तो वो उसका वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार आखिर किसको है? तो ये हो जाएगा आपका गवर्नर को, ठीक है। राज्य के गवर्नर को ये अधिकार है कि वो वित्त आयोग का गठन कर सकता है, राज्य वित्त आयोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों के आवंटन किया जाता है। मतलब राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में जो है संसाधन जो है केंद्र सरकार जो है राज्यों को भी तो आवंटित करती है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों का आवंटन का एक माध्यम नहीं है? कौन सा एक माध्यम नहीं है, किसके माध्यम से नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका गाडगिल के सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए हस्तांतरण, यानी ये आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा माध्यम नहीं है, तो ये माध्यम नहीं है, बाकी सारा माध्यम है। कर सहभाजन, सहायक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजना, ये सारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है, यानी राज्य लगाता है, राज्य ही वसूलता है। तो ये हो जाएगा आपका भू राजस्व, जो राज्य लगाता है, राज्य ही वसूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? मतलब भारत का जो केंद्रीय बजट है उसमें राजकोषीय घाटा आपको पता होगा, तो उसमें जो केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? तो ये आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किसके मॉडल पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा आपका आंसर पीसी महालनोबिस। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब रिपीटेड है, बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट होते रहता है, तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शिता विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है, यानी ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, फिर PQLI, फिर HDI, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। भारत में शीर्षांक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, मतलब कि शीर्षक पंक्ति वाली जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो किस पे बेस्ड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो उस पर डिपेंड होता है, उस पर बेस होता है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया जो प्रत्येक संघ संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर वाली प्रगति को संकलित करता है, राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है, यानी नीति आयोग जो अपना समेकित सूचकांक विकास करता है उसमें कौन नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, इसमें आपका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश के 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें 312 कस्बों में, मतलब इसमें शॉर्टकट में मैं बता दूं कि इसमें जो है गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम जो हुआ था तो उसमें से कौन कौन सा मतलब ऐसा जो पॉल्यूटेड जो है था उसको मतलब बताया गया था कि ये पॉल्यूटेड ज़्यादा है एयर में। ठीक है, तो उसमें आपका आ जाएगा आंसर फर्स्ट। कौन है आंसर फर्स्ट में? देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होगा, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकुलेटेड मैटर हो जाएगा 10 और फिर पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं है, ब्रेटन वुड्स से रिलेटेड नहीं है? तो आपको पता है कि इसमें कौन कौन हो सकता है। इसमें आप देख लीजिए कि आपका IMF हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। ठीक है, और WTO हो जाएगा। ठीक है, मगर ये नहीं होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र नहीं होगा, तो इसमें आंसर आपका जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाता है, यानी $1 बराबर 60, पहले जो है 60 रुपये बराबर $1 था और अब 65 रुपये बराबर $1 है। तो अब बताइए कि क्या हुआ? तो रुपये मूल्य क्या अब मूल्यन हुआ, अधिमूल्यन हुआ या मूल्य ह्रास हुआ, क्या हुआ? तो ये आपको पता है कि रुपया का मूल्य वैल्यू घट गया तो मूल्य ह्रास हो जाएगा। सूत्र के वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूटन व बोवेरी ने दिया था। हिग्स बोसोन को इसमें से जाना जाता है, यानी हिग्स बोसोन को आप और किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको पता है, गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, यानी गॉड कण के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, यानी कि वैद्युत संदीप्ति। यानी प्रकाश जो उत्सर्जक डायोड का काम क्या है? वैद्युत संदीप्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा सुपरसोनिक वेव जो है ये आपका सुपरसोनिक वेव जो है ये प्राथमिक तरंग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हवा में जो प्रकाश की चाल है वो किस पे डिपेंड करती है? तो ये आपको बता सकते हैं कि ये मतलब कि ताप पर, दाब पर या घनत्व से स्वतंत्र है। यानी ताप पर डिपेंड करती है प्रकाश की चाल, दाब पर डिपेंड करती है और घनत्व पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये किसी भी इस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कीट नहीं है? तो मकड़ी इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, मकड़ी इसमें से कीट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? क्वांटम सूचना जो है, क्वांटम इंफॉर्मेशन, उसका मूल जो एसआई यूनिट बोल सकते हैं या बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिट। क्यूबिट जो है इसका मूल मात्रक होता है। नेक्स्ट है, मेघ संगणना सेवा में सम्मिलित नहीं करती, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि वैद्युत चुंबकीय वर्णाक्रम आवंटन। ये आंसर नहीं होगा। यानी ये तीनों ऊपर वाला जो है ए बी सी ये तीनों इंक्लूड होता है, जबकि डी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत रूप होता है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिग्नल जो यूज़ होता है मेल या फैक्स भेजने में, उसमें से इसमें किसका यूज़ होता है ना? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल सिग्नल का रूप होता है, क्योंकि फैक्स वगैरह जो हम लोग भेजते हैं वो भी एक तरह का डिजिटल ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट है, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप क्या है? पौधे जो एब्जॉर्ब करता है वो नाइट्रोजन का कौन सा रूप एब्जॉर्ब करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, मूंगफली का सबसे ज़्यादा जो हानिकारक रोग है वो कौन सा है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका टिक्का रोग। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। अब यहाँ पे बोला जा रहा मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र, ये मूंग ये तीनों है, मतलब 4 है। तो इसमें फसल चक्र किसका है? मतलब कितने साल में ये रोटेट करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कि 2 वर्ष में ये रोटेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? मैक्रोनी गेहूं को हम लोग जो मतलब कि बोटानिकल नेम है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, मतलब इसमें से प्रथम जो हर्बिसाइड है वो कौन है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा T4D। T4D हो जाएगा इसमें आंसर। भारत में विदेशों में बहुत आयात में निर्यात किए जाने वाले आम की कौन सी प्रजाति है? यानी विदेशों में सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से आम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्फांसो। अल्फांसो आम जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से। नेक्स्ट है, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश जो है वो किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकरा। कुकरा के नाम से झारखंड को जाना जाता था मुगल समय में। झारखंड का अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश जो है वो कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पलामू। ऐसे ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जहाँ तक मुझे डाउट लग रहा है, तो आप लोग भी एक बार मिला लेंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार मिला लेंगे।
भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा नारायण। गंगा नारायण भूमिज विद्रोह का नेता था। आदिवासियों मतलब डैश जो है आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। टंडा जो है आदिवासियों का निवास स्थान, तो ये किस आदिवासी का निवास स्थान है यहाँ पे पूछा ये जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिरोहर। बिरोहर आदिवासियों का निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टंडा। चलिए नेक्स्ट है, डैश आदिवासियों में आपका विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है। यानी मैयारी जो है विधवा पुनर्विवाह है एक प्रकार का, तो किस आदिवासी में ये प्रचलन है? तो ये है आपका कोरवा। कोरवा आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है धुमकुड़िया। धुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? तो धुमकुड़िया जो आपको पता है कि धुमकुड़िया जो है वो युवा गृह को बोला जाता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा युवा गृह। आप लोग देख सकते हैं कि मैं साइड में जो है इंग्लिश वर्जन भी है क्वेश्चन का, तो जो इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट हैं उनको परेशानी नहीं होना चाहिए, वो इंग्लिश में साइड में दिया हुआ है। मैं आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, आप आंसर अपना देखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? आर्थिक स्थिति जो है पहाड़ी खड़िया का उजागर कैसे होती है? तो आपका फागो से। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल रिवील द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पहाड़ी खड़िया? तो क्या हो जाएगा आंसर? फागो। चलिए नेक्स्ट है पालकेट की गुफाएं। पालकेट की गुफाएं जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट है लोहा गलाना। लोहा गलाना जो है डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, तो ये हो जाएगा आपका असुरों का पारंपरिक पेशा है लोहा गलाना। निम्नलिखित में से किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? मतलब मंदिरों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालूटी। मालूटी को हजारों मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत। मैं क्वेश्चन में चाहता तो डिस्कशन भी कर सकता था, मगर टाइम जो है ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बीच में ही छोड़ के भाग दें। अगर आप कमेंट करेंगे कि मैं पूरा डिस्कशन के साथ इस वीडियो को बनाऊँ तो मैं बना दूँगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, मतलब सबसे जो है प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड जो है वो कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इच्छोरनिया। इच्छोरनिया हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट है निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका कलपक्कम। कर्नाटक में ये मैच गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है वंशागति संपत्ति के बिक्री पर। वंशागति जो है संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर लगता है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना वंशागति जो हम लोग मतलब सेल ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो बेचते हैं उसमें कौन सा कर लगता है? तो उसमें हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजी लाभ कर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? सर्वाधिक जो है घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण क्या है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयले का जलना। कोयले का जलना ये मेनली झारखंड के संदर्भ में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बाहर में तो ऐसा यूज़ होता नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? तो इसमें हो जाएगा हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक
संबंध यानी इनफॉर्मल टाइज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वो आपका विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी किसी एग्ज़ाम में अब यूज़फुल है, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है, इसका जो 2021 में आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था, है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर 1948 यानी 10 दिसंबर 1948 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये हो जाएगा आपका साहित्य के क्षेत्र में वो उसने जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घोघा से दहेज। घोघा से दहेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है, यानी क्या आपको पता है कि इसमें आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आता है, तो ये उसी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण जो है आपदा आने के बाद उपाय किया जाता है, यानी रिकंस्ट्रक्शन। बाकी ये तीनों जो है ये पहले किया जाता है, आपदा आने से पहले का ये काम है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका HL दत्तू। HL दत्तू। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में नडमा भी बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। भारत में वायु परिवहन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में वायु परिवहन जो है वो 1911 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो टोडा जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों के पास। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। यानी भारत में एक बैलेंस बना के रखने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखने के लिए कितना % भूमि पर कम से कम अपना वन आच्छादन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा आपका तारापुर, ठीक है। तारापुर में सर्वाधिक क्षमता है परमाणु ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है कौन सी जनजाति है। तो सेकंड नंबर पे गोंड था, तो फर्स्ट नंबर पे कौन हो जाएगा, भील हो जाएगा। आप इसे भीगो के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। भीगो, फर्स्ट में भील और सेकंड स्थान पर है गोंड, ठीक है।
तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इसका 75 का आंसर हो जाएगा आपका भील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है? भारत में जो सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, तो ये सबसे घनत्व सब सर्वाधिक कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में सर्वाधिक घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? यानी लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है एक नेचुरल पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के बाद बोला जा रहा है, तो हिंदी के बाद जो है दूसरा लैंग्वेज जो है वो बंगाली है, जो पूरे विश्व में लगभग मतलब पूरे भारतवर्ष में बोला जाता है, विश्व में बोला जाता है भारतीय भाषा। ठीक है। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख जो है थे, मतलब कौन सा शिलालेख जो है मौर्य साम्राज्य का जो है पेशावर के निकट प्राप्त हुआ था? ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा खरोष्टी लिपि। ठीक है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली जो है, चारवाक जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रम, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। तो ये आप इसको सजा सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा आपका सजा हुआ है ये ऑलरेडी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ABC, यानी सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। ठीक है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। पूर्वी भारत मतलब भारत का जो पूर्वी क्षेत्र जो है, भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान जो था वो कौन सा था? तो आपका हो जाएगा ये तामलुक हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा तामलुक। नेक्स्ट है, कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो लिखी गई है। तो गौडवाहो जो है वो कौन लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर वाकपति। ठीक है। नेक्स्ट है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? पांचवा वेद भी जिसको कहा जाता है उसको उसका नाम क्या है? तो तिरुमुरै जो है इसको पांचवा वेद के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुकैया, तो आप ऐसे ही बता देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा इसका स्थापना, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा जिसको हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा ये जो है कहाँ है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ये तो आपका दिल्ली में है ना, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार एवं समग्र संरचना थी, ये विलय था। मध्यकाल की जो गवर्नमेंट ऑफ मेडिवल पीरियड वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज अ फ्यूजन ऑफ, मतलब किसका एक संरचना था, किसका एक विलय था? ये मध्यकाल का जो सरकार था वो किसका एक समग्र विलय हुआ था? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर फरास। इसका आंसर होगा फरास, अरब, तुर्क, मंगोल तत्व। ये तीनों का मिक्सचर ही था ना मध्यकाल का जो सरकार चल रहा था, ये तीनों का मिक्सचर चल रहा था। ठीक है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक माने जाते हैं। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अस्थायी बंदोबस्ती है वो कहाँ शुरू किया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कहाँ शुरू किया गया था, दोनों को आपको बताना है।
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भू अस्थाई बंदोबस्ती जो है वो बंगाल में शुरू किया गया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये मद्रास में शुरू किया गया था। उसके बाद है आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित, मतलब यहाँ पे आपको अरेंज करना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद पार्लियामेंट सुधार, उसके बाद लखनऊ समझौता, ठीक है। प्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और कब, किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो शुरू करने वाला कौन था अधिनियम? तो ऐसे तो देखिए इसका आंसर जो है ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर गलत है, आयोग के द्वारा बताया गया 1935 का अधिनियम, जबकि आंसर हो जाएगा आपका 1919 का अधिनियम, ठीक है। तो आप एक बार खुद से भी इसमें रिसर्च करने का प्रयास करें ताकि आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा 1550 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाया जाता है? तो प्रवाल द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो ये लक्षद्वीप में पाया जाता है, आपको पता है। उसके बाद है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा संरचनात्मक मूल्य, यानी कि स्ट्रक्चरल ओरिजिन इसका नर्मदा नदी का लिए उपयुक्त है। ये नदी का पैटर्न पे बात हो रहा है, तो आप लोग जान सकते हैं इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा किस तटीय प्रदेश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? यहाँ पे सत्य है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों असत्य है, ठीक है। तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने के कारण मौसम परिवर्तन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन रात की घटना घटित होती है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका जो देखिए, यहाँ पे पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रहा है तो इसकी वजह से दिन रात होता है, और पृथ्वी जो चक्कर लगा रहा है तो उसके वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। आंसर ये हो जाएगा, मगर यहाँ पे एक दूसरे का ये अपोजिट है, इसलिए आंसर आपका गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा दोनों असत्य है। तो वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो में क्या क्या सुधार और करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाने में नया हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा कि अपना बेहतर से बेहतर तरीके से आपको अपना वीडियो बनाकर आपको समझा सकूँ। नेक्स्ट जो पेपर होगा झारखंड का पेपर 2 होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि उसमें मैं वीडियो किस तरह से बनाऊँ, एक्सप्लेनेशन के साथ बनाऊँ या फिर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।